हेलो फ्रेंड्स, आपके रिवीजन सेशन की सीरीज में प्रोटॉन स्टडी सेंटर और हेतल पुरोहित लेकर आए हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर। पावर शेयरिंग में शेयरिंग ऑफ पावर्स मेक अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट एंड व्हाई? या फिर और क्वेश्चन व्हेन यू आर लुकिंग आउट, प्लीज सी दैट कि उसमें कीवर्ड्स आपके हमेशा से इंक्लूड होते हैं, तो उसको आप हाईलाइट कीजिए। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 3 suitable arguments या 3 suitable points. Or how far do you agree with the statement that power sharing is keeping with spirit of democracy? जब स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की बात आती है तो वी हैव टू रिमेंबर कि डेमोक्रेसी किस तरह से काम करती है। हेंस जब हम आंसर की शुरुआत करते हैं तो रिमेंबर यू हैव टू हाईलाइट द कीवर्ड्स, दैट इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये कीवर्ड्स हैं आपके क्वेश्चन के। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। पावर शेयरिंग एंश्योर्स दैट ऑल द पीपल हैव स्टेक इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में हर बंदे के पास पावर होना चाहिए। That means they should be able to participate in decision making process. Next point is power sharing ensures maximum participation. See again, this is the key word. मैक्सिमम पार्टिसिपेशन की बात होती है तो मेजर पीपल, हमारे कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं वो सारे एलिजिबल वोटर्स को यहाँ पर पार्टिसिपेशन का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट अपहोल्ड्स द कंसेप्ट ऑफ पीपल्स रूल। डेमोक्रेसी बात ही वो करती है कि भाई लोगों का रूल है, लोगों के लिए, लोगों की तरफ से। पीपल्स रूल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। इसीलिए पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में ये चीज को एंश्योर करता है। इट ऑलवेज ब्रिंग्स बेटर आउटकम्स। व्हाट डू मीन बाय बेटर आउटकम्स? इट अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट और प्रॉपर डिसीजन लिया जा सकता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज better outcomes. The next is it ensures that people are consulted on how they are to be governed. लोगों को कैसे रूल करना है ये लोगों से ही पूछा जाता है, और इसी को पावर शेयरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर भी कहा जाता है। When we come to the last point, power sharing accommodates diverse groups. What do you mean by diverse groups? अलग-अलग रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, कल्चर, ये सारे जो ग्रुप्स हैं उनको यहां पर पावर शेयरिंग में इंक्लूड किया जाता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस क्वेश्चन डील्स विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। रिमेंबर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग कैसे होती है, इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो वी कैन गो इट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली पैराग्राफ वाइज, और फिर हम उसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बोथ द वेज आई हैव यूज्ड इट हियर इज अ डायरेक्टली पैराग्राफ फॉर्मेट। जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की तो रिमेंबर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इज बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, और वर्टिकल पावर शेयरिंग जो होता है वो लेवल्स की बात करता है, यानी टॉप लेवल से बॉटम तक जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टू डिफरेंस, नहीं तो ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। Horizontal division of power is a power sharing arrangement in which power shared among different organs of the government, that is the executive, legislative and judiciary. हमारी डेमोक्रेसी में 3 मेजर ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये तीनों को पावर्स अलग अलग दिए गए हैं। ये तीनों के पावर्स एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होते हैं। In the horizontal division of power, different organs of the government exercise different powers. जैसे जुडिशरी जजमेंट देता है या इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करता है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू execute the laws which are made by the legislative. So that means legislative is responsible for making the laws or acts for the country. Horizontal distribution specifies the concept of checks and balance. चेक्स एंड बैलेंस की बात होती है तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं और एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। इसमें
कोई अनकंट्रोलेबिलिटी नहीं हो सकती है। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का ध्यान रखते हैं, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का मॉनिटरिंग करता है एंड जुडिशरी बाकी दोनों के ऊपर मॉनिटरिंग रखता है। और इसी तरह से इसे चेक्स एंड बैलेंस कहकर एक्सरसाइज का जो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ पावर है उसके ऊपर कंट्रोल कर दिया जाता है। नेक्स्ट कम्स इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। अब जब हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं तो इट इज ऑल अबाउट द लेवल्स, अलग अलग लेवल्स की बात होती है। इन द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स लाइक यूनियन, स्टेट एंड लोकल लेवल। सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इस तीन तरीके से ये पावर्स डिवाइड होते हैं। For very obvious, central government is more powerful, union government is more powerful here than the next two levels of the government in vertical power sharing. In the vertical division of power, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. इसे हम लोग लिस्ट आउट करते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, एंड इन दैट वे ये इस पावर्स को अलग अलग लेवल्स पे लेकर जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास पर्टिकुलरली सिर्फ अपने एरिया को गवर्न करने के पावर्स होते हैं, जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपने में से थोड़ा शेयर करता है। नो अदर पावर्स आर गिवन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर मेकिंग एनी लॉज और मेकिंग एनी अदर एक्ट्स फॉर देयर एरियाज। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। यहां पर कोई चेकिंग नहीं होती है एक दूसरे की, यहां पर सीधे सीधा पावर डिवीजन है। यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर्स है क्योंकि ये पूरे कंट्री के लिए गवर्निंग सिस्टम बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड पावर्स होते हैं, जबकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट, तालुका या फिर अपने किसी भी विलेज के लेवल पर ही काम कर सकता है, बाजू में के ही किसी और एरियाज में उसका कोई कमांड नहीं होता है। एंड दैट इज व्हाई द पावर्स आर क्लियरली डिवाइडेड फ्रॉम हायर टू द लोअर लेवल्स। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर शेयरिंग? Give reasons why power sharing is desirable. जब से हम देख रहे हैं कि पावर शेयरिंग कैसे डिवाइड होता है या पावर शेयरिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, मगर पावर शेयरिंग है क्या और ये क्यों होना चाहिए, या फिर what is power sharing, why power sharing is desirable, explain by giving prudential and moral reasons. देखिए यहां पर दो तरह के रीजंस होते हैं। प्रूडेंशियल का मतलब होता है जिसको आप कैलकुलेट कर पाओ, आप विजिबली उसको देख पाओ, और मॉरल रीजन है जिसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको मॉनेटरी गेन्स में या फिर साइज में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स सी इट इन दैट वे। When the power does not rest with any one organ of the state, rather it is shared among different levels, organs of the government, it is called power sharing. जब हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो पावर शेयरिंग में किसी भी तरह का पावर्स किसी एक लेवल के गवर्नमेंट या किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। नाउ पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर द डेमोक्रेसी। देखिए जब भी पूछा जाता है डू यू बिलीव या एलिसिडेट या सपोर्ट, तो हमें उसका पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव रिस्पॉन्स में हम शायद पॉइंट्स ना भी बता पाए। तो इसीलिए यहां पर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया है। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन डेमोक्रेसी बिकॉज नाउ यहां पर जैसे हमें प्रूडेंशियल मॉरल रीजन पूछा गया था तो हमने उसको हाईलाइट किया है। अगर नहीं पूछा गया है तो भी आप उसको इस तरह से दो कैटेगरीज बता सकते हैं, प्रूडेंशियल रीजंस एंड मॉरल रीजंस। इफ यू डोंट वांट टू देन आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, मगर अगर ये वर्ड्स यूज हुए हैं प्रूडेंशियल एंड मॉरल्स तो आपको वो वर्ड कंपल्सरी अपने आंसर्स में यूज करना है। प्रूडेंशियल रीजन की बात करें तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब जैसे अलग अलग सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिलने से यहां पर किसी भी सोशल ग्रुप का कंफ्लिक्ट रिड्यूस हो सकता है। रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब जब कंफ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं तो ऑब्वियस है कि सोशल ऑर्डर, हमारी गवर्नमेंट ऑर्डर और हमारा डेवलपमेंट इंश्योर हो सकता है। इट प्रमोट्स द यूनिटी ऑफ द नेशन, और इसी के साथ हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता है, तो यूनिटी भी सबको दिख के आ जाती है। सो व्हाट इज द मॉरल रीजन? पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है और इसीलिए ये मॉरल रीजन में जाता है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. जिन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है पास्ट में,
उन लोगों के साथ जब हम पावर शेयर करते हैं तो वो इफेक्ट्स को नलीफाई या कैंसिल भी करवा सकते हैं। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों को पूछा जा सकता है कि भाई कैसे रूल करवाना चाहते हो, आपका रूलर कौन बनेगा। खैर हम ये डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, यहाँ पर मेथड होती है इलेक्शन की। तो डेमोक्रेसी इलेक्शन के मेथड पे काम करती है एंड इसीलिए यहाँ पर लोगों का कंसल्टेशन भी हो जाता है। Power sharing helps in producing a legitimate government where citizens, through participation, acquire a stake in the system. जब हम लोगों की बात करते हैं तो लोगों के पार्टिसिपेशन की वजह से ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनती है। लेजिटिमेट यानी लीगलाइज्ड गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन ऑल्सो इज कॉल्ड मैंडेटरी क्राइटेरिया। तो जब इलेक्शंस होती हैं तो ये लीगलाइज्ड हो जाती है और इसी तरह से लोग अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये है हमारा मेजोरिटेरियन मेजर्स। श्रीलंका में जो इश्यू हुई थी वो इश्यू क्यों हुई उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। डिस्क्राइब एनी 3 मेजोरिटेरियन मेजर्स अडॉप्टेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश सिंहाला सुप्रीमेसी, और डिस्क्राइब एनी 3 प्रोविजंस ऑफ द एक्ट व्हिच वाज पास्ड इन श्रीलंका इन 1956 टू एस्टेब्लिश सिंहाला सुप्रीमेसी, और Why did Sri Lankan Tamils feel alienated? देखिए यहाँ पर 3 अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, मगर 3 अलग तरीके में आपको हाईलाइट मेजोरिटेरियनिज्म ही करना है कि श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म ने किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट की। So let's begin the answer with Sri Lankan Tamils felt alienated because the government adopted majoritarian measures to establish Sinhala supremacy in 1956. This act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. अब तमिल्स को प्रॉब्लम क्या थी? उनकी मदर टंग यानी तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड किया गया। Why? 1956 में एक मेजोरिटेरियन आइडियोलॉजी से बिलोंग करता हुआ एक्ट पास कर दिया गया जहां पर सिंहाला लैंग्वेज को हाईलाइट कर दिया गया, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। Next is the government followed preferential politics that favored Sinhala applicants in the university positions and government jobs. अब कहीं गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर यूनिवर्सिटी पोजीशंस में भी ये प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो की गई जहां पर श्रीलंकन तमिल्स को इग्नोर किया गया। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. यहां पर बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया, तो वहां पर क्रिश्चियंस भी थे, हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे। इन सब लोगों को एक एलियन होने की फीलिंग आई, अलग होने की फीलिंग आई, एंड दैट रिजल्टेड इन सिविल वॉर इन श्रीलंका। अब हम चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। ये चैप्टर 2 जो हमारा है वो है फेडरलिज्म पे। फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या है? सो लेट अस बिगिन द आंसर इन दैट वे। जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो व्हाट डू मीन बाय फेडरलिज्म? फेडरलिज्म पावर शेयरिंग का ही एक दूसरा नाम है। सो वी राइट द आंसर विद द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आर देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं हमारे कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं इंडिया ले लीजिए, बेल्जियम ले लीजिए, वहां पर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। यहाँ पर सिटीजन बदल नहीं जाते। अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो भी हमारे ऊपर ही गवर्नमेंट आने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो भी हम ही गवर्न होने वाले हैं। मतलब इट्स अ कॉमन फीचर, मगर पावर डिवीजन हो जाती है यहाँ पर। बट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पैटर्न की बात करते हैं, टैक्सेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हर लेवल का, हर टायर का अलग ही कंसर्न आता है। थर्ड पॉइंट इज द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड एंड गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हर लेवल का पावर्स क्लियरली मेंशन करता है और उसको गारंटी भी करता है कि इसमें कोई और आके अपना नाक नहीं डालने वाला है। The fundamental provision of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. अगर हमारे फंडामेंटल की फीचर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी को चेंज करना है तो वो कोई एक लेवल की गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर
हम सोचते हैं कि सेक्युलरिज्म को, ये वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दें और यूनियन गवर्नमेंट ये कर सकती है, ऐसा अगर हम सोचते हैं देन वी आर हाईली रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तीनों लेवल की गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। The consent of both the levels of the government or more levels of government is needed. Source of revenue between different levels are specified by the constitution. Source of revenue या taxation हर लेवल की गवर्नमेंट के लिए अलग अलग है, तो उसको भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया जाता है, ताकि तूने मेरे पैसे ले लिया या मेरा इनकम ले लिया, ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा नहीं होता है। Courts have the power to interpret the constitution and the powers to different the levels of government. Courts के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करके हमें बताए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलता है या क्या मीनिंग है, ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। इवन द गवर्नमेंट के लेवल्स के पावर्स क्या है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी कोर्ट्स स्पेसिफाई कर सकती है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट as an empire if disputes arise between different levels of government. यहाँ हो सकता है कि कभी कभी गवर्नमेंट्स के लेवल्स के बीच में कोई बार कंफ्लिक्ट खड़ा हो जाता है कि ये मेरा पावर है, ये आपका पावर है, तो जब जुडिशरी की हाईएस्ट लेवल की कोर्ट, दैट इज वी कॉल एज सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर उसका जस्टिफिकेशन करती है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करती है, एंड दे हैव देयर रिस्पेक्टिव पावर्स टू बी शॉर्टेड। यहाँ पर इनको अपने रिस्पेक्टिव पावर्स क्लियरली मेंशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हेल्प कर सकता है। तो अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। फेडरलिज्म में कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर इस तरह के दो फेडरेशंस होते हैं, तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन विद एग्जांपल। फर्स्ट आंसर कमिंग टुगेदर फेडरेशन, फर्स्ट पॉइंट से शुरू करेंगे एंड देन सेकेंड वन इज द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टू Federation are formed when independent states come together to form a bigger state. Coming together federation बनता है जब छोटे छोटे कंट्रीज या स्टेट जमा होकर एक बड़ा सा कंट्री या स्टेट बनाते हैं। The state governments are strong in comparison to the central government. यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की पावर या किसी यूनियन में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। All the states government have इक्वल पावर। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पावर में वेरिएशन नहीं होती है, किसी के पास कोई स्पेशल पावर नहीं होती है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया यहां पर सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं। लेट्स मूव टू होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की जब हम बात करते हैं तो छोटे छोटे स्टेट्स में पूरे कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है। सो लेट्स सी द definition. Holding together federation are formed when a large country decides to divide itself into subunits. छोटे छोटे subunits यानी छोटे छोटे states में अपने आप को ये divide कर देता है। The central government is strong in comparison to the state government. State government के पास central government के comparison में थोड़े पावर होते हैं, ज्यादा पावर्स यहाँ पर central government अपने पास रखती है और state government को थोड़े से पावर दे दिए जाते हैं। Very often the state governments have unequal power. अगर हम हमारे कंट्री की बात करें तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अनइक्वल पावर है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के पास थोड़े एक्स्ट्रा पावर्स हुआ करते थे और बाकी सब स्टेट्स के पास थोड़े कम पावर्स थे। यूनियन टेरिटरीज के पावर्स फिर यहाँ पर अलग होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम एग्जांपल्स देते हैं तो उसमें इंडिया का नाम सबसे पहले आता है, फिर स्पेन और लास्ट में हम लिखते हैं बेल्जियम को। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज व्हिच प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक इंडिया a full-fledged federation, or mention any 5 main features which make India a federal country. तो इंडिया को हमने देखा कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो इसके कौन से मेन 5 फीचर्स हैं जो इंडिया को मेजरली एक फेडरेशन कंट्री बनाते हैं। The first point comes as 2 or more levels of government. यहाँ पर 2 या 3 लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए। इंडिया में 3 लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल की। सेकेंड चीज आती है 3 लिस्ट। ये मैंने साइड हेडिंग्स लिखे हुए हैं, तो इफ यू विल सी साइड हेडिंग्स आपको थोड़ा इजी कर देता है जब आप पॉइंट एलिब्रेट करते हैं। 3 लिस्ट, द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर, स्टेट, और इसी को हम यूनियन, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं। यूनियन एंड स्टेट लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में होता है, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉज बनाती है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी सिस्टम है जहां पर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके उसके ऊपर लॉज या एक्ट्स बनाते हैं।
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा तीसरा पॉइंट है. The fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both levels of government. जब हम गवर्नमेंट के चेंजेस की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स में कोई भी चेंजेस कोई एक लेवल की गवर्नमेंट नहीं कर पाती है. देयर शुड बी 3 लेवल्स. जब 3 लेवल की बात होती है तो 3 लेवल्स, 2 लेवल होते हैं, तो दोनों लेवल की गवर्नमेंट यहाँ पर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होती है, इक्वली पार्टिसिपेटिव होती है. नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन में कंटिन्यूएशन में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी सबके पास अपने अपने रेवेन्यूज और टैक्सेस इंक्लूसिव होते हैं. The revenue sources of both the center and states have been clearly defined. यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि किसके पास कितने रेवेन्यूज होंगे, किस तरह के रेवेन्यूज, किस तरह की टैक्सेस कलेक्ट की जाएंगी, या कौन किसने टैक्सेस कलेक्ट करेगा. Which ensures financial autonomy to both the center and the state. यहाँ पर सेंटर को स्टेट को कोई भी फंडिंग देने की जरूरत नहीं होती है. हाँ, अगर किसी इमरजेंसी में या किसी डिजास्टर में सेंटर फंडिंग दे सकता है, जरूरत पड़ने पर स्टेट सेंटर से हेल्प ले भी सकता है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी. मोस्ट ऑफ द टाइम मोनार्कियल सिस्टम में जब हम जुडिशियल सिस्टम देखते हैं तो यहाँ पर मोनार्कियल रूल अपने आप पर सारी चीजों पे कंट्रोल रखता है, जबकि डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में फेडरल सिस्टम में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है. लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का कोई कंट्रोल जुडिशियल सिस्टम पर नहीं होता है. द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन द पावर टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. किसी भी अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट में, चाहे स्टेट और सेंटर हो, सेंटर और दूसरे अलग अलग स्टेट की प्रॉब्लम हो, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ कोई इश्यूज हो, ये सारे पावर्स सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं, ना कि पार्लियामेंट को. Let's move to the next question, that is question number 4. Explain the provisions that have been made towards decentralization in India after the constitutional amendment in 1992. Or, how has the third tier of government in our country been made more effective and powerful by the constitutional amendment of 1992? ये जब 1992 की बात होती है तो डिसेंट्रलाइजेशन का एक एक्ट लाया गया था जहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट द सेम थिंग. आपको यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंट्रोडक्शन के स्टेप्स लिखने हैं. सो वी स्टार्ट विद द सेम. इज मेजर स्टेप्स वर टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992 आर एज फॉलोज. कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस फॉर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एज वेल. पहले हमारे कंट्री में लोकल गवर्नमेंट के लिए कोई रेगुलर इलेक्शन पैटर्न नहीं था, तो अब यहाँ पर पहला स्टेप लिया गया जहां पर इलेक्शंस रेगुलरली यानी हर 5 साल में होने कंपलसरी हो गए. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस आर गिवन. पहले रिजर्वेशन लोकल लेवल पर नहीं होती थी, मगर अब 1992 के अमेंडमेंट के बाद एससी, एसटी और ओबीसी इन तीनों को रिजर्वेशन दी गई ताकि ये अपना रिप्रेजेंटेशन, अपनी प्रॉब्लम्स इजीली क्लियरिफाई कर पाए. थर्ड वाज रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस फॉर विमेन. विमेन के लिए एटलीस्ट 1/3 यानी 33% रिजर्वेशन 1992 में ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दे दिया गया. फोर्थ वाज creation of an independent institution called the State Election Commission in each state to conduct panchayat and municipal elections. सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के ऊपर से थोड़ा बोझ हटाया गया. स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुए और अब यहां से स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पंचायत के और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के हर इलेक्शंस को हैंडल करे, डिक्लेयर करे, उसके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर करे. The state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. अब लोकल गवर्नमेंट के पास अपने खुद रेवेन्यू सिस्टम कुछ और डिफाइन नहीं है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू में से, अपने टैक्स में से थोड़ा शेयर लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है. साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के थोड़े पावर्स भी लोकल गवर्नमेंट को दे दिए गए हैं. इस तरह से वी हैव ensured that decentralization which was introduced in 1992 goes well with the entire country. Now let's move to the next chapter, that is gender, religion and caste. हमारे डीपी में
जेंडर, रिलीजन और कास्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेजरली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैसे हमारे कंट्री को रिलीजियसली सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर करता है उससे रिलेटेड सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया अ सेक्युलर कंट्री आर टू बी एक्सप्लेन्ड। तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया अ सेक्युलर स्टेट आर एज फॉलोज। There is no official religion in the Indian state. इंडिया में कोई भी रिलीजन ऑफिशियल या हमारा नेशनल रिलीजन नहीं है। Our constitution does not give a special status to any religion. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी रिलीजन को स्पेशल रिलीजन बोल के इंट्रोड्यूस नहीं किया है। It provides all individuals, communities the freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any. आजकल रिलीजन फॉलो नहीं करना एक फैशन हो गया है, एस्थेटिक कहा जाता है उसे। तो यहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन वो भी अलाउ करता है, अगर आप किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करते हो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, मगर अगर आप कोई भी रिलीजन में बिलीव करते हो तो उस रिलीजन को प्रैक्टिस करना, प्रोफेस करना या फिर प्रोपोगेट करना, लोगों को बताना भी अलाउ किया गया है। बट बी माइंडफुल कि आप किसी की और रिलीजन की इमेज को डैमेज नहीं कर सकते हो। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेस पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन इधर इन फ्रंट ऑफ द लॉ, गवर्नमेंट जॉब्स या फिर यूनिवर्सिटीज में कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। इट्स अ पनिशेबल क्राइम। It allows the state to intervene in the matters of religion in order to ensure equality within religion, to ensure the religious harmony. जब हम religious harmony की बात करते हैं तो अगर जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट इस मैटर में, रिलीजियस मैटर में अगर कहीं प्रॉब्लम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सती की बात करें कि हिंदुइज्म में सती वॉज बीइंग प्रैक्टिस या बलि दी जाती थी, तो इन सारी मैटर्स में गवर्नमेंट इंटरफियर कर सकती है क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी से रिलेटेड होता है, इसलिए यहां पर गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स दैट कास्ट टेक इन पॉलिटिक्स? जब हम कास्ट की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में कास्ट बार बार देखने मिलती है, अलग अलग तरीके से देखने मिलती है। तो ये कास्ट सिस्टम पॉलिटिक्स में कैसे अलग अलग तरह के फॉर्म्स लेती है, let us try to identify. When parties choose candidate in elections, they keep in mind the caste composition of the electorate. किसी भी एरिया में जब कोई भी पार्टी किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करती है तो वहां पर वो नोटिस करती है कास्ट कंपोजिशन, कितनी कास्ट के कौन से लोग हैं, और उसी को वो ज्यादा से ज्यादा एम्फसाइज करने की कोशिश करती है। Political parties and candidates in election make appeal to caste sentiments to muster the support. Political parties और कैंडिडेट्स ये चीजें बहुत इजीली करते हैं कि भाई आपकी कास्ट की फीलिंग को वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करके अपने लिए वोट्स कलेक्ट करते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 vote compelled political leaders to gear up for the task of mobilizing and securing political support. जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे इन चीजों को कंट्रोल करेगी, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी यूएएफ इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू एंश्योर कि वो सारे कम्युनिटी को, सारी कास्ट को अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में इंक्लूड करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Explain the socio-economic changes responsible for breaking down the old notion of caste hierarchy in India. इंडिया में ये कास्ट हायरार्की की जो सिस्टम थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो सिस्टम हुआ करती थी उसको कैसे सोशियो इकोनॉमिकल चेंजेस ने ब्रेक डाउन किया है, कैसे तोड़ दिया है, उसकी हम अब बात करेंगे। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियर रामास्वामी नायकर, इन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई जिससे कास्ट इनइक्वालिटी को बिल्कुल हटाना पॉसिबल हो पाया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन हैव ब्रोकन कास्ट हायरार्कीज इन इंडिया। इसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया, अर्बनाइजेशन सिस्टम आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, तो यहां पर लोगों को अब कास्ट याद नहीं रहती है। पीपल हैव स्टार्टेड ब्रेकिंग आउट, दे हैव स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन as well as occupational mobility have also changed the mindset of people towards caste. जब हम कास्ट की बात करते हैं तो जनरली इट वाज अ माइंडसेट कि ब्राह्मण यही करेगा, क्षत्रिय यही करेगा, वैश्य यही और शूद्र का काम यही होगा। नाउ ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, साथ के साथ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हुआ है, तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ने और एजुकेशन ने मिलकर ये कास्ट हायरार्की सिस्टम को तोड़ना बिल्कुल पॉसिबल कर दिया है। The Constitution of India prohibits caste-based discrimination. आप किसी को भी
कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी इसीलिए यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया। इसलिए आप किसी को अनटचेबल या अछूत या दलित बोलकर नहीं बुला सकते हो। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसी कोई भी प्रैक्टिस हमारे कंट्री में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पनिशेबल ऑफेंस है, पनिशेबल क्राइम है। आपको ऐसी किसी भी एक्टिविटी के लिए सजा हो सकती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, पॉलिटिकल पार्टीज। जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो वैसे तो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी सिस्टम किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में बच्चा पॉलिटिकल सिस्टम अपने अंदर लेकर ही पैदा होता है, मगर फिर भी एज ये हमारा सिलेबस है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन विद वन सच क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है और उसके मेन मंझे हुए खिलाड़ी कौन होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ये लोग कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस और गवर्नमेंट बनाते हैं, एज वी नो। They agree on some policies and programs for society with a view to promoting the collective good. ये लोगों के लिए बेहतर काम कर सके, इसीलिए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स भी बनाते हैं। They try to pursue people as to why their policies are better than others and seek to implement these policies by winning popular support through elections. अब ये लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आपके पिछली जो गवर्नमेंट थी उससे हम क्यों बेटर है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए क्या क्या कर सकती है, और इसी बेस पे वो इलेक्शन जीतने की भी कोशिश करते हैं। अब हमारे जो तीन मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो है सबसे पहला द लीडर्स। ये पॉलिटिकल पार्टी का फेस होता है। हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, मगर वो लीडर के बारे में हम सबको ज्यादातर पता होता है। द एक्टिव मेंबर्स, ये पॉलिटिकल पार्टी की किसी भी एक्टिविटी में एकदम आगे रहते हैं, चाहे वो मीटिंग अरेंज करनी है, चाहे लोगों को गैदर करना है, या फिर कोई और हो सकता है इलीगल एक्टिविटी भी हो। और लास्ट में आते हैं मेरे और आपके जैसे लोग जो फॉलोअर्स हैं। भाई हमें हमारा घर भी चलाना है, इसीलिए हम किसी पार्टी को फॉलो कर सकते हैं, मगर हम उसके लिए एक्टिव नहीं होते हैं। उसकी पार्टी की पॉलिसीज क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, कैसे करती है, ये सारी चीजें हम सुनते हैं, देखते हैं और इलेक्शन में जाके उसका हम यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्री। होता क्या है, करना क्या पॉलिटिकल पार्टीज को। प्लीज लोकसभा और राज्यसभा के चैनल बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि ये नोशन कुछ अलग है और वो वहां पर प्रेजेंटेशन सच में प्रैक्टिकली बिल्कुल अलग है। Modern democracy cannot exist without political parties. Evaluate the statement with the help of relevant arguments. Or political parties fill political offices and exercise political power, but they do this by performing a series of important functions. Explain any 5 of these functions. जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो हमने तो जनरली यही देखा है कि भाई पॉलिटिकल लीडर्स वहां पर जब पार्लियामेंट में या असेंबली में होते हैं तो एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत बोलते हैं। ये चीज एक्चुअली अलाउड नहीं है, इट्स कंसिडर्ड एज समथिंग एल्स। कोर्स ऑफ क्वेश्चंस में उसकी बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज को करना क्या है या करती क्या है। सबसे पहला है इट कंटेस्ट द इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में खड़ी होती हैं और हमारे लिए कैंडिडेट्स हाईलाइट करती हैं। Parties put forward different policies and programs and also the voters choose from them. Parties यहाँ पर अपनी policies, program एक manifesto के रूप में हमारे सामने रखती हैं and then as a voter we decide whom to vote. Parties play a decisive role in making laws for a country. हमारी country के लिए हमें political parties की जरूरत होती है, क्योंकि यही हमारी country के लिए decisive policies highlight करती हैं। Parties form and run government. किसी भी कंट्री में अगर गवर्नमेंट ना हो तो उसे अनार्कियल सिस्टम कहा जाता है, और इसीलिए यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट चलाती है। Those parties that lose in elections play the role of opposition to the parties in power. जो पार्टीज इलेक्शन हार जाती है या जिसे कम वोट मिलते हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज ओपोजिशन का रोल ले लेती है और फिर रूलिंग पार्टी यानी जो पार्टी पावर में आई है उसके लूप होल्स बताना शुरू करती है by voicing different views and criticizing the government for its failure of wrong policies. हो सकता है रूलिंग गवर्नमेंट कभी कोई रॉन्ग पॉलिसीज या कोई डिसीजन ऐसा ले ले जो रॉन्ग हो जाए,
इसीलिए ये ऑपोजिशन पार्टी ये सारी चीजों को हाईलाइट करके दूसरे इलेक्शन में अपने लिए वोट्स जनरेट करने का काम भी करती है। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, लोगों की दिमाग में पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियाज आइडियल्स ये पार्टीज ही शेप अप कर सकती हैं। दे रेज एंड हाईलाइट द इश्यूज, जो हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसको हाईलाइट करने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। अब ये ऑपोजिशन पार्टी होती क्या है? सबसे पहली बात है कि ऑपोजिशन पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके पास मेजोरिटी वोट्स नहीं है, मतलब वो इलेक्शन हार चुकी है। अब वो क्या क्या काम करती है? तो सबसे पहले दे ओपोज द गवर्नमेंट बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज, अलग अलग ओपिनियंस या व्यूज यहां पर वो प्रेजेंट करती है। जब भी गवर्नमेंट कोई रूलिंग पार्टीज कोई भी बिल प्रेजेंट करती है या कोई एक्ट बनाना चाहती है तो वो उसमें कोई ना कोई खामी गलती ढूंढने की कोशिश करती है। दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर एंड रॉन्ग पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट है, अगर गलती से कोई गलत पॉलिसी बना ली है तो उसको भी यहां पर क्रिटिसाइज किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है। दे मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, लोगों को गवर्नमेंट के ऑपोजिशन में ये मोबिलाइज करती है। डोंट मीन इट एज सिविल वॉर क्रिएट करती है, इट जस्ट मेक्स पीपल टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था XYZ पार्टी को पावर में लाने का वो गलत था। Opposition parties safeguard the liberty and rights of people by monitoring the activities of the ruling party. लोगों के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, ये रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से कहीं उसको कैंसिल ना कर दे, ये देखने का काम भी ऑपोजिशन पार्टी ही करती है। It keeps a check on the dictatorial behavior of the ruling party. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रूलिंग पार्टी अपनी मर्जी से सारे डिसीजन लेना शुरू कर देती है। अगर ऑपोजिशन पार्टी ना हो तो ये डिक्टेटरशिप में भी कन्वर्ट हो सकता है, और यही काम ऑपोजिशन पार्टी करती है कि इनके पावर्स को कंट्रोल में रखती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम? गिव रीजंस व्हाई द मल्टी पार्टी सिस्टम हैज इवॉल्व्ड इन इंडिया। मल्टी पार्टी सिस्टम है क्या? अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम 3 तरह की होती है, सिंगल या मोनोपार्टी सिस्टम, बाई पार्टी या 2 पार्टी सिस्टम, और तीसरी मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इफ सेवरल पार्टीज कम फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर ईदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर्स, वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है यहां 2 से ज्यादा पार्टीज होती है, 1 या 2 नहीं, यहां 2 से ज्यादा पार्टीज ही होती हैं, और इसमें 2 पार्टीज के चांस होते हैं कि वो जीत कर गवर्नमेंट बना सके, और यही मल्टी पार्टी सिस्टम कही जाती है। सो व्हाट आर द causes or reasons that has evolved multi-party system in India are, सबसे पहला है, इंडिया इज ब्लेस्ड विद ट्रेमेंडस सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। अगर आप हमारी जियोग्राफिकल और सोशल डाइवर्सिटी की बात करो तो इंडिया में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, और इसी के साथ साथ अब तो इकोनॉमिकली भी नया एक वेरिएशन आना शुरू हुआ है। नेक्स्ट इज, दिस डाइवर्सिटी कैन नॉट इजीली बी अकोमोडेट बाय 2 or 3 पॉलिटिकल पार्टीज। अब इन सब लोगों को 2 या 3 पार्टीज में एकोमोडेट करना लिटरली पॉसिबल नहीं है। Because of the multi-party system, a variety of interests and opinions enjoy political representation. अलग-अलग communities, अलग-अलग social structure, economic levels, और यहाँ पर हमारे geographical features की वजह से अलग-अलग तरह की parties के opinions हम हमारे decision making process में include कर सकते हैं, and वही multi-party system की beauty है। अब बात करते हैं next question की। Political parties need to face and overcome a number of challenges in order to remain effective instruments of democracy. Write about such challenges. किस तरह के challenges political parties को face करनी पड़ती हैं और वो क्या-क्या हैं, वो यहाँ पर बात करनी है, या फिर और all over the world people express their dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. Analyze the statement with arguments. जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस, और ये चैलेंजेस क्या क्या है जिसकी वजह से लोगों को डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है। सम पीपल इन सम कंट्रीज दे आर सेइंग इससे अच्छा तो मोनार्कियल पैटर्न हुआ करता था। तो व्हाट आर दीज चैलेंजेस दैट वी हैव टू सी हियर।
सबसे पहले चैलेंज की बात करें तो लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। पार्टीज के अंदर खुद में कोई डेमोक्रेसी सिस्टम ही नहीं है। पार्टी के जो भी लीडर्स हैं वो टॉप लेयर्स के लीडर्स ही डिसाइड कर लेते हैं कि किसको कौन सी पोजीशन देनी है, किसको कौन सी जगह से इलेक्शन लड़वाना है। चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, इसमें हमारे कंट्री की भी एक बहुत बड़ी पार्टी का मैं एग्जांपल दे सकती हूं, जहां पर फादर, डॉटर, हर सन एंड देन डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंडसन, ये सारे लोग पार्टी में पावर में हैं। एक के बाद एक जब हायरार्कियल पैटर्न में किसी पार्टी का रूल किसी एक फैमिली के कंट्रोल में चला जाता है तो उसे डायनेस्टिक सक्सेशन कहा जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वी कैन सी। नेक्स्ट इज द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। मनी एंड मसल पावर, पैसा बहुत यूज होता है। दो इलेक्शन कमीशन फिक्सेस सर्टेन अमाउंट टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन, उसे कहीं ज्यादा पैसा इलेक्शन में यूज होता है। साथ के साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि कई बार इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो सकते हैं, या फिर उनके जो फॉलोअर्स या एक्टिव मेंबर्स हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। अलॉन्ग विद दैट कई बार दूसरे कैंडिडेट्स को डराया, धमकाया या फिर किडनैप भी किया जाता है, एंड दैट इज व्हाट द थर्ड चैलेंज मनी एंड मसल पावर इज रिप्रेजेंटिंग। Parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. जब हम पार्टीज की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज की अगर आप मैनिफेस्टो उठाकर देख लो, हम गरीबों के लिए ये करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हटा देंगे, ये है, सेम तरह की बात आती है। यहां पर कोई मीनिंगफुल हमें चॉइस नहीं मिलती है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही तरह की बात करती हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। Elucidate some of the recent efforts taken in our country to reform political parties and their leaders. जब पॉलिटिकल पार्टीज के इतने सारे चैलेंजेस हैं तो उसको रिफॉर्म करना भी बहुत जरूरी है, और ये रिफॉर्मेशन लाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमने उठाए हैं वो यहां पर बात की जा रही है। The Constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing the parties. जनरली क्या होता था कि पॉलिटिकल लीडर्स एक बार इलेक्ट हो जाएं उसके बाद अपनी पार्टी बदल देते थे कि अब मुझे XYZ पार्टी में नहीं रहना है क्योंकि मैंने जो मांगा था वो पोजीशन मुझे नहीं मिला। तो इसको कहा जाता है डिफेक्शन। डिफेक्शन यानी इलेक्शन के बाद, इलेक्ट होने के बाद आप पार्टी चेंज कर देते हो। दिस वाज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवॉर्ड्स। सिर्फ मिनिस्टर बनने के लिए या फिर पैसा पाने के लिए भी ये कई बार डिफेक्शन का सहारा लेते थे। Now the law says that if any MLA or MP changes party, she will lose the seat in the legislature. अब ये कहीं से भी उसको पार्टी बदलनी है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो पैसे के लिए हो चाहे पावर के लिए हो, उसे पहले अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। जो जगह पर वो इलेक्ट हुआ है वो पोजीशन छोड़ देनी पड़ेगी। The Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जितना लिमिट दिया गया है उतना ही यूज करना है। और दूसरा, क्रिमिनल्स या क्रिमिनल बैकग्राउंड्स वाले किसी भी कैंडिडेट को आप पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स नहीं बना सकती है, फेस ऑफ द पार्टी नहीं बना सकती है। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against them. और इसीलिए यहाँ पर कैंडिडेट्स को एक एफिडेविट फाइल करनी होती है जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, कितनी इनकम है, कहाँ से है, किस तरह से है, और साथ ही साथ ये भी बताना पड़ता है कि कोई किसी तरह का क्रिमिनल केस है, अगर है तो क्या वो पेंडिंग है या पनिशमेंट हो चुकी है या रिवील है। इस तरह से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। द नेक्स्ट इज द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. Political parties को अब अपने internal elections भी करने हैं और साथ के साथ अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करने हैं। कितनी इनकम आपके पास हुई, कहां से हुई, कितने लोगों ने आपको डोनेशन दिया है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। साथ के साथ आपने कहां पे उसको यूज किया वो भी बताना है, एंड दैट वे थोड़ा कंट्रोल एक्सेसिव मनी यूसेज पे आने लगा है। लास्ट
but not the least of this section. Suggest and explain any 5 ways to reform political parties in India. अब आपको सजेशन देने हैं आपके हिसाब से कि भाई आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं. तो ये एक हॉट्स क्वेश्चन या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. हॉट्स का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग सॉल्यूशंस. रेगुलेशन ऑफ पार्टीज इंटरनल अफेयर्स. पार्टी के जो इंटरनल अफेयर होते हैं, इंटरनल मैटर्स होती है, उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है. किसी एक डायनेस्टी या किसी एक फैमिली के हाथ में अगर पार्टी का रूल है तो उसको कंट्रोल करना मैंडेटरी है. अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. इट शुड नॉट बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज to maintain a register of their members, to follow their own constitution, to have an independent authority. पॉलिटिकल पार्टीज को अब कंपल्सरीली अपने मेंबर्स का एक रजिस्टर रखना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ताकि वो पॉलिटिकल पार्टी उसी को फॉलो करे, और साथ के साथ उनके इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि किसी भी कैंडिडेट पे कोई चैलेंज हो या कोई केसेस लगे तो वो इमीडिएटली इंक्वायरी कर सके. एंश्योर वुमेन्स पार्टिसिपेशन. एज वी नो, आज भी हमारे कंट्री में विमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम है. And so why it should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3 to women candidates. हमें पता है कि women का representation बहुत कम है, इसीलिए political parties को देखना चाहिए कि वो minimum 33% या फिर 1/3 seats women के लिए रखें. State funding होनी चाहिए. भाई ये किसी तरह का इंडस्ट्रियल टाइकून फंडिंग देता है या कहीं से कोई क्रिमिनल ने अगर फंडिंग दे दिया तो दिस डेमोक्रेटिक सेटअप कैन बी डिस्टर्ब. और इसीलिए यहां पर अब स्टेट फंडिंग होनी चाहिए. गवर्नमेंट को पैसे देने चाहिए कि भाई इतना ही है और यही खर्च करना है. There should be state funding of elections. The government should give money to parties to support their election expenses to avoid corruption. The pressure of public opinion. अब लोगों की चॉइस जो है वो भी यहां पर वैलिड कैलकुलेट करनी चाहिए. Political parties can be reformed if people put pressure on them. This can be done through petitions, propaganda, and agitations. Pressure groups and media play an important role in political parties' reformations. जब हम political party के reformation की बात करते हैं तो हमारा रोल बहुत important है. As an electorate, हम यहाँ पर प्रेशर डाल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर और उसमें हम टीवीज का, न्यूज़पेपर्स का, मैगजीन्स का यूज करके ये सारी चीजों को मॉडिफाई करवा सकते हैं. पब्लिक पार्टिसिपेशन. पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज. द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन. चेंज तो हम सभी लाना चाहते हैं मगर अपने हाथ गंदे कौन करे. इसीलिए जब पब्लिक पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को अवेयर रहना पड़ेगा. करप्शन या फिर डिफेक्शन या किसी और तरह का माल प्रैक्टिस यहां नहीं चल पाएगा. इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. वो भी एजुकेटेड लोगों को इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है हमारा इस सेगमेंट का आखिरी चैप्टर, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. सबसे पहली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, एक्सप्लेन द कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब तक हम बात कर रहे थे कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती हैं. अब बात करते हैं आउटकम्स की. डेमोक्रेसी के पास से हमें एक चीज खास चाहिए और वो है आउटकम. किसी भी सिस्टम में से अगर आउटकम नहीं आता है, उसका रिजल्ट नहीं आता है तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. इसीलिए इलेक्शंस के रेगुलर हैंडल करने से हम आउटकम इंश्योर कर सकते हैं. रेगुलर इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाइक जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड टू इलेक्ट अ न्यू गवर्नमेंट. यहां पर एक बार गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई तो वही कंटिन्यू करेगी, ऐसी सिस्टम नहीं होती है. रेगुलर इलेक्शंस आर हेल्ड एट एवरी 5 years या जरूरत पड़ने पर पहले भी हो सकते हैं. राइट टू वोट. ऑल द एलिजिबल इलेक्टोरेट्स आर गिवन राइट टू वोट. यहां पर 18 years एंड अबोव के हर बंदे के पास राइट टू वोट होता है. And so why it is also one of the major feature of democracy. Political parties. भाई डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर चल ही नहीं सकती. Political parties are essential part of democracy. They put up the candidates who contest the election. वोट किसको डालोगे अगर कैंडिडेट नहीं होगा, और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज प्री रिक्वेस्ट है हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए. रूल ऑफ लॉ. अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते. Another common feature of all the democracies is that it ensures rule of law.
law is supreme and all citizens are equal in the eyes of law. No one is above the law. हर बंदा, हर सिटीजन कोर्ट के सामने सेम है, उसके लिए सारे लोग इक्वल काउंट होते हैं और इसीलिए किसी भी तरह का ऊंच नीच या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यहां पर कंसिडर नहीं होता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what are the different ways in which a democracy ensures accountable, responsive and legitimate government. तो accountable, legitimate and responsive government कैसे प्रोड्यूस होती है डेमोक्रेसी में, ये हमारा सवाल है. A democratic government develops mechanism for citizens to take part in the decision making process. Decision making process में हमेशा से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक फॉर्मेट पे लाती है जहां पर लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. For these free and fair elections, open debate on major policies, legislation, and right to information is there in good democracies. जब लोगों को पार्टिसिपेशन दिया जाता है इलेक्शन में, वोटिंग का, डिबेट का, या फिर लेजिस्लेशन में किसी भी तरह के डिस्कशन डिबेट करनी है उसका, या इंफॉर्मेशन का, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है ये लोगों को पता होना चाहिए और इसी को हम गुड डेमोक्रेसी कह सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो ही डेमोक्रेसी को अकाउंटेबल डेमोक्रेसी कहा जा सकता है. नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इज अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट. यहां पर हम बात करते हैं अकाउंटेबल के बाद जब रिस्पॉन्सिव की, तो वी हैव टू सी दैट इट इज रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन. सिटीजन चाहता क्या है उस गवर्नमेंट से, वो रिस्पॉन्ड करना भी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का काम है. इट मेक्स पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन. लोगों के भले के लिए काम करना है, खुद के भले के लिए नहीं, और इसी को हम रिस्पॉन्सिव सिटीजनशिप मानते हैं, इसी को हम रिस्पॉन्सिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्योंकि इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड पीपल्स विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम इज फुलफिल्ड. इसको लेजिटिमेट कहा जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहां पर जितने भी लोग हैं, एलिजिबल वोटर्स हैं, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट किया है और ये सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही उनको रूल करते हैं. इसीलिए हम डेमोक्रेसीज के लिए 3 मेजर वर्ड यूज करते हैं, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how is democracy a better form of government when compared with dictatorship or any other alternative government? ऐसा कहा जाता है कि डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू डेमोक्रेसी, मगर फिर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग डेमोक्रेसी में रहना प्रीफर करते हैं, डिक्टेटरशिप या मोनार्कियल फॉर्मेट में नहीं. तो उसका रीजन यहां पर है. डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद द डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव because it promotes equality among the citizens. यहाँ पे कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं है, all are equal. Enhances the dignity of the individual. Due to the right to equality, यहाँ पर हर बंदे को equal rights दिए जाते हैं, हर बंदे को equal proportionate में यहाँ representation भी मिलता है, इसीलिए ये बंदे की, लोगों की dignity भी maintain करता है. Improves the quality of decision making. Definitely, democracy थोड़ी slow काम करती है, but बहुत सारे लोगों का कंसल्टेशन होने की वजह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्वालिटी इंप्रूव होती है. प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. डिबेट्स, डिस्कशन, डेलिब्रेशन की वजह से यहां पर झगड़े, टंटे, फसाद बहुत कम हो जाते हैं. अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स. जब भी डेमोक्रेसी में कोई गलती होती है तो उसको चेंज किया जा सकता है. गलती से हमने गलत लीडर इलेक्ट कर लिया है तो उसको चेंज करना हमारे हाथों में होता है. इन अनदर इलेक्शंस वी कैन चेंज दैट टाइप ऑफ लीडर्स, और इसीलिए यहां पर हमारे पास करेक्शन करने का चांस भी होता है. लास्ट इज दिस, लाइक डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटीज. डेमोक्रेसी कैसे सोशल डाइवर्सिटी को यहाँ पर एकोमोडेट करती है, अगर हम उसकी बात करें तो हमें यहाँ पर कुछ एक सपोर्ट देकर हमारे आंसर को हाईलाइट करना होता है. डेमोक्रेसी इज डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन. एक प्रोसीजर होती है जहां पर कंपटीशन होती है, मगर ये कंपटीशन हेल्दी एंड फेयर होनी चाहिए. दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट. लोगों को अपनी बात रखने का जब मौका मिलता है तो ये मौका लोगों के लिए सबसे सपोर्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर फिर लोग एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए मैदान में या रोड पे नहीं आते हैं.
They debate, discuss, and put forward whatever they are feeling about. No society can fully and permanently resolve conflict among different groups. अब एक सोसाइटी में भी सारे प्रॉब्लम, एक ग्रुप में भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते हैं, परमानेंटली ये प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होते हैं. We can certainly learn to respect these differences and can evolve a mechanism to negotiate these differences. अब जब differences हैं तो उसको solve करने की method ढूंढनी है, उस solving को permanently आगे चलाने का method भी हमें ढूंढना है. The ability to handle the social differences, divisions and conflicts is a definite plus point of democratic regimes. और democratic regimes, democratic systems के पास ही ये एक सेटअप होता है जहां पर वो सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को हैंडल कर पाता है. अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बेल्जियम हैज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेस अमंग इट्स एथनिक पॉपुलेशन. दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशंस. जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो बेल्जियम का एग्जांपल हम यहां ले सकते हैं जहां पर वेरिएशन ऑफ एथनिक ग्रुप्स है, मगर बेल्जियम ने इसे बहुत इफेक्टिवली, केयरफुली, टैक्टफुली हैंडल किया और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को, टेंशंस को पहले ही यहां पर शॉर्ट आउट कर दिया गया है. तो दोस्तों, ये हमारे रिवीजन सीरीज का आखिरी एपिसोड था. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.